नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। दोस्तों, इस मॉडल को नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के पश्चात जो निष्कर्ष निकले, उन निष्कर्षों से अपना परमाणु मॉडल दिया, जिसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम आप लोगों के सामने रखेंगे। इसके साथ में जो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां हैं वो भी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में बताता हूं। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के अंदर हमने देखा कि एक सोने की पतली पन्नी होती है, उस सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का अटैक करवाया जाता है और उनमें से हमने ये देखा, प्रेक्षित हुआ हमारे पास में कि ज्यादातर अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं, अर्थात पन्नी से उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और इससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु का जो अधिकांश हिस्सा होता है वो खाली होता है। परमाणु का जो अधिकांश हिस्सा होता है वो खाली होता है। फिर एक ये निष्कर्ष निकला कि कुछ कण, बहुत ही कम संख्या में कुछ कण ऐसे भी होंगे जो कि अपने पथ से परिकीर्णित हो जाते हैं, अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। तो उससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु के मध्य में एक अति सूक्ष्म क्षेत्र होता है जिस पर परमाणु का संपूर्ण धनावेश होता है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उस बिंदु पर उपस्थित होता है और उस बिंदु को नाभिक कहा गया। तो जो नाभिक है वो अति सूक्ष्म क्षेत्र होता है जिस पर लगभग संपूर्ण द्रव्यमान और संपूर्ण धनावेश उपस्थित होता है। ये हमने रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से देखे। यहां पर रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें यही है। सबसे महत्वपूर्ण और अति इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, सुन लीजिए कि रदरफोर्ड ने यह कहा कि जो परमाणु है उसके मध्य में एक अति सूक्ष्म क्षेत्र होता है जिस पर परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उस बिंदु पर उपस्थित होता है और उस बिंदु को, अति सूक्ष्म क्षेत्र को उन्होंने नाभिक कहा। तो ये इसका परमाणु मॉडल का पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु क्या है, इन्होंने ये कहा कि जो परमाणु है वो 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक गोला होता है और वो उदासीन गोला होता है जिसमें ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉनों का आवेश नाभिक के आवेश के बराबर और अपोजिट प्रकृति का होता है, अपोजिट ध्रुवता का होता है। नाभिक पर जितना धनावेश होता है उतना का उतना ही इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश होता है। इन्होंने उन इलेक्ट्रॉनों को जो नाभिक के चारों ओर उपस्थित हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को गतिशील अवस्था में माना। उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर गति कर रहे हैं। तो देखिए, उन्होंने ये कहा कि जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में समाहित हो जाने चाहिए। इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो विकेंद्रीय बल है वो उन दोनों के मध्य, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन्होंने अपने मॉडल में प्रस्तुत किए रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल है उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मैंने इनको आपको बता भी दिया है। अब देखिए, यहां पर जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उसका पहला बिंदु क्या है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, सर्वप्रथम हम मॉडल की बात कर रहे हैं। क्या है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के मध्य में, परमाणु के मध्य
में अति सूक्ष्म क्षेत्र में, अति सूक्ष्म क्षेत्र में परमाणु का संपूर्ण धनावेश, परमाणु का संपूर्ण, परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है, संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है, उस अति सूक्ष्म क्षेत्र को, उस अति सूक्ष्म क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? नाभिक। उस अति सूक्ष्म क्षेत्र को, अति सूक्ष्म क्षेत्र को नाभिक कहा गया, नाभिक कहा गया। उस अति सूक्ष्म क्षेत्र को नाभिक कहा गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो देखिए क्या है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इन्होंने परमाणु को 10 की घात -10 मीटर का उदासीन गोला माना तथा जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर उपस्थित माने। तो देखिए जो दूसरा बिंदु है वो क्या है कि जो परमाणु है वो 10 की घात -10 मीटर, परमाणु 10 की घात -10 मीटर का उदासीन गोला होता है, उदासीन गोला होता है, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित होते हैं, चारों ओर उपस्थित, नाभिक के चारों ओर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। नाभिक पर उपस्थित आवेशों का परिमाण, देखिए नाभिक पर उपस्थित धनावेश का परिमाण इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित ऋणावेश के परिमाण के बराबर होता है, तभी परमाणु है वो विद्युत उदासीन होगा। देखिए दोस्तों नाभिक पर कुल धनावेश का परिमाण, पर कुल धनावेश का परिमाण, धनावेश का परिमाण, परिमाण इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश के परिमाणों के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश, इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश के परिमाण के बराबर होता है, परिमाण के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश के परिमाण के बराबर होता है। इन्होंने जो अपना तीसरा बिंदु लिया वो तीसरा बिंदु भी समझ लीजिए। इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन है उनको नाभिक के चारों ओर गतिशील माना। इन्होंने ये कहा कि यदि इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर स्थिर हैं तो विद्युत आकर्षण बल से नाभिक में समाहित हो जाने चाहिए, इसलिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनों को गतिशील अवस्था में माना और वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, मतलब नाभिक के चारों ओर घूम रहे होते हैं, ऐसा इन्होंने माना। तो तीसरा जो बिंदु है वो क्या है सुन लीजिए।
ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों एवं धनावेशित नाभिक के मध्य विद्युत आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉन नाभिक में समाहित हो जाने चाहिए। नाभिक में समाहित हो जाने चाहिए। इसलिए रदरफोर्ड ने यह माना कि रदरफोर्ड ने यह मान लिया कि जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाला विद्युत आकर्षण बल उन्हें अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। या मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, इन्हें आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होते हैं। विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये थे रदरफोर्ड मॉडल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हमने आप लोगों को उन तथ्यों को सामने रखा। अब इस मॉडल में कुछ कमियां भी रही। इन्होंने देखिए दोस्तों ये तो कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तथा जो आकर्षण बल लगता है उसी से ही उनको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो जाता है। लेकिन साइंटिस्टों ने चिरस्थमक सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता है तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और जो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं लगातार अपनी ऊर्जा का ह्रास करेंगे तो उनके पथ की त्रिज्या घटती चली जाएगी और कम होती होती अंत में वो नाभिक में समाहित हो जाना चाहिए। तो उसका इन्होंने रीजन नहीं बताया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो उत्सर्जित क्यों नहीं हो रही, या जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में समाहित क्यों नहीं होता, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने परमाणु के स्थायित्व के बारे में भी नहीं बता पाए। इस वजह से वृत्ताकार कक्षाओं में तो बता दिया बट परमाणु के स्थायित्व को समझाने में असफल रहे। इसके साथ में इस मॉडल के द्वारा यह कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो जो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या इस मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकी और इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के बारे में भी इस मॉडल के द्वारा नहीं बताया जा सका, नहीं समझाया जा सका। अब हम देखेंगे इस मॉडल की कुछ कमियां। दोस्तों अब हम देखेंगे इस मॉडल की कमियां।
हम आप लोगों के सामने रखते हैं कमियां। देखिए ये मॉडल है परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका। इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि चिरसम्मत तरंग सिद्धांत ये कहता है कि त्वरित गति करने वाला जो इलेक्ट्रॉन या आवेश होता है वो लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी भी ऊर्जा लगातार कम होनी चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार कम होगी तो उसकी जो त्रिज्या है वो लगातार घटती चली जाएगी, और अंत में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में समाहित हो जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नाभिक में समाहित होता ही नहीं है। तो इस बात की वो व्याख्या करने में असफल रहा। तो देखिए दोस्तों, ये इस मॉडल की पहली कमी थी, परमाणु के स्थायित्व को ही नहीं समझाया जा सका कि परमाणु का कैसे स्थायित्व होता है, क्या परमाणु स्थायित्व है। देखो ये मॉडल तो क्या कहता है, और चिरसम्मत सिद्धांत इससे क्या प्रश्न पूछता है इस मॉडल से, वो देखिए। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं तथा जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। फिर चिरसम्मत तरंग सिद्धांत क्या कहता है वो सुन लीजिए। चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार चिरसम्मत सिद्धांत क्या कहता है कि त्वरित जो आवेश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी कम होती चली जाएगी। के अनुसार त्वरित आवेश तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करेगा वो त्वरित हो जाएगा, क्योंकि उसकी दिशा लगातार बदल रही है, इसलिए वो आवेश है वो त्वरित आवेश है। तो ये मॉडल क्या कहता है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी लगातार घटती जाएगी, जिससे उसके पथ की त्रिज्या कम होती जाएगी। पथ की जो त्रिज्या है वो कम होती जाएगी, और अंत में इलेक्ट्रॉन को नाभिक में समाहित हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है मॉडल, ये हमारे पास में कोई परमाणु है और ये इसका है नाभिक। ये इसका क्या है दोस्तों, नाभिक। और यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन जैसे इस पथ पर चक्कर लगा रहा है तो इसकी ऊर्जा लगातार धीरे धीरे कम होगी, और जब ऊर्जा धीरे धीरे कम होती है तो इसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या घटती चली जाएगी, और ये इस तरीके से सर्पिलाकार पथ पर गति करता हुआ जो नाभिक है उसके अंदर समाहित हो जाना चाहिए। ये इस तरीके से चल रहा है और अंत में ये नाभिक के अंदर समाहित हो जाना चाहिए। तो
तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्पिलाकार पथ पर, क्योंकि ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है जिसके कारण से इसके पथ की त्रिज्या घटती चली जाएगी और अंत में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में समाहित हो जाना चाहिए। जबकि दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर नहीं रहता। तो इस की व्याख्या करने में, इस तथ्य की व्याख्या करने में ये मॉडल असफल रहा, इसकी व्याख्या नहीं कर सका। अब इस मॉडल के अंदर जो और कमियां हैं उसमें से दूसरी जो महत्वपूर्ण कमी है वो क्या है? देखिए, इस मॉडल के द्वारा सतत स्पेक्ट्रम को समझाया जा सका कि परमाणु से जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो सतत स्पेक्ट्रम को समझाया जा सका, लेकिन रेखीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझाया जा सका। तो इस मॉडल के द्वारा, इस मॉडल के द्वारा सतत स्पेक्ट्रम को समझाया गया, जबकि परमाणुओं के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या इस मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकी। इसके साथ में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनकी कक्षाओं के बारे में भी इन्होंने कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की। तो इस मॉडल के द्वारा नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं की भी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई। तो दोस्तों ये था परमाणु मॉडल की कुछ कमियां। इस वीडियो में आपने देखा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल होता क्या है और उसकी कुछ मुख्य कमियां क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसकी जो कमियां हैं वो अच्छे से समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।